हेलो 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 हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है साइंस आचार्य हिंदी मीडियम के प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो आज अपन फिर से आ चुके हैं अपडेटेड वर्जन में। अपडेटेड वर्जन आपको पता चल रहा होगा। अब अपन कुछ थोड़ा यूनिक करने वाले हैं। अपन कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें करने वाले हैं। जैसा कि अपने को पहले ज़्यादा टाइम लग रहा था, आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार स्लाइड्स मैं यहाँ पे बना के लेके आया हूँ। आज अपन बहुत ही इफेक्टिव तरीके से चैप्टर नंबर 3 जो कि अपना क्लास 10th का है, आज अपन स्टार्ट करेंगे क्लास 10 साइंस विज्ञान अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल, धातु एवं अधातु के बारे में अपन बात करेंगे। उस चैप्टर को अपन देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें अपने को इस चैप्टर को कैसे पढ़ना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, कॉन्सेप्ट सारे आप लोगों के लिए भी लेके आया हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको इस चैप्टर में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। अगर किसी ने चैप्टर नंबर 1 और 2 नहीं देखा है तो पहले जाके चैप्टर नंबर 1 और 2 देख लो एक बार। प्लेलिस्ट बना रखी है इसी यूट्यूब चैनल पे हमने। क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण और चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षार और लवण। आज अपन स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 3 जो कि अपना है धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। तो देखो, सबसे पहले अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं मेटल और नॉन मेटल। तो क्या है धातु, क्या है अधातु। तो सबसे पहले अपने को बात करनी है धातु अधातु के बारे में। तो सबसे पहले एक बेसिक आइडिया देता हूं, एक छोटी सी कहानी से स्टार्ट करता हूं। अपन बात करते हैं धातु की और एक बात करते हैं अधातु की। सुनते जाना ध्यान से, धातु और अधातु। ये समझ लो कि धातु जब छोटा था, ठीक है, तो मैंने इससे एक बार पूछा कि धातु बता कि बड़ा हो गया क्या बनना चाहता। अक्सर अपने बड़े लोग जो होते हैं अपने से ऐसे ही पूछते, क्या बड़े हो गया क्या बनना चाहते। कोई बोलता है डॉक्टर, कोई बोलता है इंजीनियर, कोई बोलता है आईएएस, कोई बोलता है टीचर। सबके अपने अपने सपने होते हैं। कोई बोलता है मैं पायलट बनूंगा, कोई बोलता है मैं हेलीकॉप्टर उड़ाऊंगा। तो सबका अपना अपना कोई ना कोई सपना होता है। तो ऐसे मैंने धातु को पूछा कि धातु, इसने बोला हाँ सर बोलिए। मैंने कहा बड़ा होके क्या बनना चाहता है। तो बोला सर मेरा एक सपना है। मैंने कहा क्या। कि सर मेरे को जब भी मौका मिलेगा मैं अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल के अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेके आना चाहता हूँ। मैंने कहा अच्छा, मतलब धातु को अपने ऊपर क्या रखना पसंद है, धातु को अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखना पसंद है। अब एक बेसिक सी बात आप लोगों को बता देता हूँ, सिंपल सी एक बात है। अगर कोई भी तत्व या कोई परमाणु अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नजर आता है, और कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज नजर आता है, नेगेटिव चार्ज नजर आता है। बेसिक सा एक प्रिंसिपल है। तो जब धातु को पूछा गया था कि क्या सपना है, तो धातु ने बोला कि सर मेरे को बड़े होकर अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेके आना है। मैंने कहा अच्छा। ऐसी अधातु जा रही थी साइड से। मैंने कहा धातु, इसने बोला हाँ सर, जी सर बोलिए। मैंने कहा तेरा क्या सपना है। धातु तो अपने ऊपर पॉजिटिव रखना चाहता बड़ा होके। क्या सर मेरा सपना है कि जब मैं बड़ी होंगी तो मेरे को अपने ऊपर कौन सा चार्ज रखना है, नेगेटिव चार्ज रखना है। तो मैंने कहा नेगेटिव चार्ज रखने के लिए पता है क्या करना पड़ता है। इसने कहा हाँ सर पता है, मैंने गूगल पे सर्च किया था। मैंने कहा क्या सर्च किया। तो इसने बोला कि सर इलेक्ट्रॉन लेने पड़ते हैं। मैंने कहा वाह यार, तुम तो होशियार बच्चे हो। तो अधातु जो है वो अपने ऊपर क्या रखना चाहती है, नेगेटिव चार्ज। तो वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन लेती है। धातु जो है वो क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज रखना चाहता है तो इलेक्ट्रॉन निकालता है। तो धातु का सपना अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखना, अधातु का सपने ऊपर नेगेटिव चार्ज रखना। तो सिंपल से बता देता हूं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की। धातुएं जो होती है वो इलेक्ट्रॉन दान करती है, अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। अब अपन स्टार्ट करते हैं धातु के बारे में पढ़ना। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे धातुओं के भौतिक गुण। भौतिक गुण क्या होते हैं। तो देखो एक सिंपल सी बात है, फिजिकल प्रॉपर्टी अपन इसको बोलते हैं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक अपन इसको बोलते हैं। वो सारे गुण जो अपन देख के बता सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल रंग, ठीक है, देख के बता सकता हूं। आकार, आकृति, चमक, कौन कौन सी विशेषताएं जो अपन किसी भी वस्तु को देख के बता सकते हैं, उसके क्या कहलाते हैं, भौतिक गुण कहलाते हैं। तो अपन सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं धातुओं के भौतिक गुण। चैप्टर स्टार्ट कर चुके अपन अपना अध्याय नंबर 3 धातुओं के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। क्या डिस्कस कर रहे हैं अपन, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, धातुओं के भौतिक गुण। नंबर 1 चमक। चमक को अपन क्या बोलते हैं, लक्षण। तो धातुएं सामान्यतः क्या होती है, चमकीली। धातु सामान्यतः चमकीली होती है। कौन कौन सी उदाहरण, सोना एक धातु है, चांदी एक धातु है, तांबा एक धातु है। बहुत सारे बच्चों को धातु अधातु के एग्जांपल वगैरह भी याद नहीं होते हैं, तो अभी क्या भी याद करवाता हूं। सोना एक धातु है, चांदी भी एक धातु है, तांबा भी एक धातु है। तो सोना, चांदी, तांबा, और ये तीनों के तीनों कैसे होते हैं, चमकीले होते हैं। तो धातुएं सामान्यतः चमकीली होती है, मतलब चमक उनका क्या हो गया, भौतिक गुणधर्म हो गया, जिसको कौन बोलते हैं, लक्षण। आगे एक टॉपिक आघात वर्धनीयता, ठीक है, आघात वर्धनीयता या आघात वर्धनीयता। तो आघात वर्धनीयता को अपन इंग्लिश में बोलते हैं मेलिएबिलिटी। क्या बोलते हैं, मेलिएबिलिटी। अब ये गुण क्या है, तो धातुओं को पीट पीट कर पतली चादरों में बदला जा सकता है। धातुओं को पीट पीट कर पतली चादरों में बदला जा सकता है। इस गुण को क्या बोल देते हैं अपन, आघात वर्धनीयता। क्या बोल देते हैं,
आघात वर्धयता, तो धातुओं को पीटकर पतली चादरों में बदला जा सकता है। उदाहरण एल्यूमिनियम फॉइल, सोने की पत्तियां। तो आपने सोने की पन्नी देखी होगी, चांदी की पन्नी देखी होगी, एल्यूमिनियम फॉइल देखा होगा। अपन अपने घरों में जब जैसे टिफिन वगैरह पैक करते हैं तो एल्यूमिनियम का फॉइल आता है, एल्यूमिनियम के फॉइल में अपन रोटी वगैरह पैक कर लेते हैं, फिर उसको अपन टिफिन में रख लेते हैं। तो एल्यूमिनियम फॉइल देखी होगी, वो इतनी पतली कैसे है? क्योंकि धातुओं का गुण होता है आघात वर्धीयता, जिसको अपन बोलते हैं मेलिबिलिटी। तो धातुओं को पीटकर पतली चादरों में बदला जा सकता है, इस गुण को अपन क्या बोल देते हैं बच्चों? आघात वर्धयता। ठीक है, उदाहरण एल्यूमिनियम फॉइल, सबसे पहला उदाहरण क्या है अपना? एल्यूमिनियम फॉइल, और सेकंड सोने की पत्तियां। एक और बात बताता हूं, देखो आपने नोटिस किया नहीं कि मिठाई जो होती है ना, बहुत सारी मिठाइयों के ऊपर चांदी की लेयर लगा देते हैं, सोने की लेयर भी लगा देते हैं दिखाने के लिए उसमें। तो ये चांदी की या जो चांदी की फ्रेम या वर्क उसके ऊपर लगाते हैं, वो उसको आकर्षक बनाने के लिए लगाते हैं। इसका मतलब अपन ने उसको पीट पीट के इतना पतला कर लिया कि उसको अपन मिठाई के ऊपर भी लगा सकते हैं। तो इस गुण को अपन क्या बोल देते हैं? आघात वर्धीयता। आगे चलते हैं तन्यता, जिसको अपन बोलते हैं डक्टिलिटी। तन्यता जिसको अपन क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी। डक्टिलिटी एंड मेलिएबिलिटी, ये जो मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज है, धातुओं के भौतिक गुण है। मेलिएबिलिटी आघात वर्धीयता, डक्टिलिटी तन्यता। ठीक है, तो तन्यता का मतलब क्या है? धातुओं को खींचकर अपन क्या बना सकते हैं? तार बनाए जा सकते हैं। धातुओं को खींचकर क्या बना सकते हैं? तार बना सकते हैं। उदाहरण तांबे का तार। ठीक है, तांबे के तार जो होते हैं वो क्या है? धातु की इसी प्रॉपर्टी की वजह से तो है, क्योंकि धातुओं को हम खींचकर तार में बदल सकते हैं, और तार में बदल सकते हैं इसलिए तो अपने को तांबे के तार वगैरह देखने को मिलते हैं। सोचो धातु कैसी रही होगी, उसको अपन ने खींच के तार बना दी उससे, और उस प्रॉपर्टी को क्या बोल देते हैं? तन्यता। शीट बना देते हैं या चादर बना देते हैं, उसको क्या बोल देते हैं? आघात वर्धीयता। आघात वर्धीयता मतलब मेलिएबिलिटी, तन्यता मतलब डक्टिलिटी। धन्यवाद। एक और बात जो आप लोगों ने अक्सर सुनी होगी, धातु जो होती है ऊष्मा एवं विद्युत की बहुत ही अच्छी चालक होती है। ऊष्मा और विद्युत की चालक का मतलब अपने अंदर से विद्युत को पास होने देती है, अपने अंदर से करंट को प्रवाहित होने देती है। एक और बात सिंपल सी है, जैसे मान लो ये आयरन की रॉड है, मान लो ये आयरन की रॉड है, वैसे है नहीं, मान तो सकते हैं अपन, कुछ भी मान सकते हैं वैसे तो अपन, और अक्सर आप कुछ ना कुछ मानते रहते हो अपने मन में। तो ये मान लो आयरन की रॉड है, अब इसका आधा भाग है धूप में, आधा भाग है छांव में। तो बताओ अगर ये आधा भाग धूप में, तो धीरे धीरे क्या पूरी रॉड गर्म हो जाएगी? हो जाएगी। सिंपल सी बात है। क्यों गर्म हो जाएगी? क्योंकि धातुओं के अंदर ताप का प्रवाहित होने का गुण पाया जाता है। वरना सिंपल सी एक और बात बताता हूं, आप लोग गैस पे भगोनी रखते हो गर्म करने के लिए दूध को, अब जो तापमान है वो तो अपन नीचे की तरफ दे रहे हैं, फिर वो पूरी भगोनी क्यों गर्म हो जाती है? क्योंकि वहां पे तापमान को प्रवाहित करने का गुण पाया जाता है। जब अपने को भगोनी उठानी होती है तो अपन हाथ से उठा लेते हैं क्या? नहीं, अपने को कोई कपड़ा वगैरह यूज में लेना पड़ता है। समझ आ रही है बात? इसका मतलब अधिकांश धातुएं ऊष्मा और विद्युत की बहुत ही अच्छी चालक होती है। उदाहरण तांबा, एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम वगैरह अपन बर्तन यूज में लेते ही हैं। अगला ध्वनिक। अगला क्या है? ध्वनिक, जिसको क्या बोलते हैं? सोनोरस। क्या बोलते हैं? सोनोरस। धातुओं पर चोट करने से घंटी जैसी आवाज उत्पन्न होती है। स्कूल की घंटी आप लोगों को पता ही होगा कितनी, मतलब ये समझ लो कि उसकी भी अलग ही महिमा है। स्कूल की घंटी जब से अपन गिनते रहते थे, पीरियड होता था 1 घंटे बजी, 2 घंटे, 3 घंटे, कि 3 घंटी बज गई कहते थे ना, और फिर बहुत सारी घंटी बजती थी तो अपन भाग जाते थे। तो मेटल जो है ना, जब अपन मेटल को बीट करते हैं, पीटते हैं, तो उससे एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, मतलब उससे एक आवाज उत्पन्न होती है, जिसको अपन बोलते हैं ध्वनिक। ध्वनिक मतलब एक ध्वनि वहां पे उत्पन्न हो रही है, जिसको अपन बोलते हैं सोनोरस। तो धातुओं पर चोट करने से घंटी जैसी आवाज उत्पन्न होती है। तो जो धातुएं होती है उनको चोट करने पे कैसी आवाज उत्पन्न होती है? घंटी जैसी आवाज उत्पन्न होती है। एक और बात, मंदिर की घंटियों के बारे में भी आपको आइडिया होगा, वहां पे जब वो मेटल को बीट करते हैं तो वहां पे भी आवाज प्रोड्यूस होती है। स्कूल की घंटी बजाते हैं, आवाज प्रोड्यूस होती है। तो इस प्रॉपर्टी को अपन क्या बोल देते हैं? ध्वनिक। ये धातुओं का भौतिक गुणधर्म है। धातु पर चोट करने से घंटी जैसी आवाज उत्पन्न होती है, उदाहरण घंटी। ठीक है, अगला पॉइंट कठोरता, जिसको क्या बोलते हैं? हार्डनेस। धातुएं, अधिकांश धातुएं कैसी होती है? देखो, अधिकांश धातुएं कठोर होती है। कोई बोले सारी धातुएं कठोर होती है, तो बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। अधिकांश धातुएं क्या होती है? कठोर होती है। जैसे उदाहरण लोहा एक कठोर धातु है। अगला उच्च गलनांक एवं क्वथनांक। आप लोगों ने गलनांक और क्वथनांक के बारे में सुना होगा। ठीक है, ये भी अगर मैं बात करूं, ये जो दो प्रॉपर्टीज है गलनांक और क्वथनांक। ठीक है, गलनांक ठोस से द्रव में जब जाते हैं तो गलनांक बिंदु आता है। ऐसे क्वथनांक जब उन द्रव से किस में जाता है? गैस में जाते हैं तो क्वथनांक बिंदु आता है। तो गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं? अधिकांश धातुओं की गलनांक और क्वथनांक अधिक होते हैं। अधिकांश धातु के गलनांक और क्वथनांक अधिक होते हैं। अब अपन बात करते हैं धातुओं के महत्वपूर्ण अपवाद, क्योंकि देखो बिना अपवाद के तो कोई चीज होती नहीं है। ठीक है, कुछ ना कुछ अपवाद अपन इसके देखते हैं। तो सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम। सोडियम का सिंबल Na, ध्यान रखना, अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो मेरे बच्चों दिमाग में बैठा लो। सोडियम का सिंबल Na, पोटेशियम का सिंबल K। तो सोडियम और पोटेशियम बहुत मुलायम होते हैं। मुलायम मतलब बहुत सॉफ्ट होते हैं, और इन्हें चाकू से
काटा जा सकता है। इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको चाकू से काट सकते हैं। अभी अभी अपन ने ऊपर पढ़ा कि धातुएं जो होती है वो कठोर होती है, पर ये तो क्या हो गया, अपवाद हो गए, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम को चाकू से काटा जा सकता है, तो ये अपवाद हो गए। धातु होते हुए भी ये क्या होते हैं, बहुत मुलायम होते हैं। वेरी गुड। पारा जिसका कि सिंबल होता है Hg, पारा जिसको कि बोलते हैं मरकरी, जिसका सिंबल होता है Hg, कमरे के तापमान पर किस अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो कोई बोले द्रव धातु का उदाहरण बताइए, क्या पूछे, द्रव धातु का उदाहरण बताइए, तो आपको क्या टिक करके आना है, पारा, Hg, Hg का एक और नाम मरकरी, Hg का एक और नाम मरकरी। देखो अभी अपन ने यही पढ़ा था ना, अधिकांश धातुएं कठोर होती है, सारी धातुएं कठोर नहीं होती। अब देख लो ये जो Hg है, सोडियम पोटेशियम कैसी हो गई, मुलायम हो गई, और कुछ ठोस होती है, जैसे लोहा ठोस होता है, पर पारा कैसा हो गया, द्रव अवस्था में। तो पारा कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगला एक और धातु अपन ले रहे हैं गैलियम, गैलियम का सिंबल, गैलियम का सिंबल Ga। गैलियम जो होता है वो हाथ की गर्मी से पिघल सकता है। मान लो अगर अपन गैलियम को हाथ में रखें ना, तो वो अपने हाथों में उपस्थित ऊष्मा की वजह से क्या होता है, पिघल जाता है। तो गैलियम हाथ में लेने पे क्या होता है, पिघल जाता है। इसका मतलब गैलियम भी एक तरीके से कठोर नहीं हुआ, वो भी अपने हाथ में रखने से पिघल रहा है, मतलब वो भी एक तरीके से द्रवित अवस्था में पाया जा रहा है, मतलब पिघल जा रहा है। वो ठोस से किस में बदल जा रहा है, द्रव में बदल जा रहा है। तो गैलियम हाथ की गर्मी से पिघल सकता है, ध्यान रखना है बात। सोडियम और पोटेशियम बहुत मुलायम होता है, तो इन्हें अपन चाकू से काटा जा सकता है। सेकंड, पारा कमरे के तापमान द्रव अवस्था में पाया जाता है, गैलियम हाथ की गर्मी से पिघल सकता है, गैलियम हाथ की गर्मी से पिघल सकता है। बात आप लोगों को दिमाग में रखनी है। चले आगे बच्चों, अगला अपना टॉपिक है अधातुओं के भौतिक गुण। अगला टॉपिक क्या है, अधातुओं के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। अगला क्या है, अधातुओं के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। अपन डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, अधातुओं के भौतिक गुण मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। अभी अपन ने धातुओं के भौतिक गुण पढ़े, अब किसके भौतिक गुण पढ़ेंगे, अधातुओं के। फिर से बता देता हूं, अधातु का सपना क्या, अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लेके आना, मतलब इलेक्ट्रॉन लेना, ठीक है, सिंपल बात है। देखो आगे जाके यही कॉन्सेप्ट आपके 11th और 12th में काम आने वाले हैं। तो अगर आप अभी से अपनी तैयारी को अच्छी करना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। देखो सुनो ध्यान से, अब वापस से बता देता हूँ भौतिक गुण कौन से जिनको ये अपन देख के बता सकते हैं कि उसका रंग क्या है, उसका वजन क्या है, उसका द्रव्यमान कितना हो, कितना आयतन घेर रही है, उसमें चमक है या नहीं है। अब कोई चीज चमकीली है, इसके लिए अपने को लैब में जाना पड़ेगा क्या, या देख के बता सकते हैं चमकीली है या नहीं है, देख के बता सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो ऐसे गुण जो कि अपन किसी वस्तु को देख के बता सकते हैं, उसके क्या कहलाते हैं, भौतिक गुण कहलाते हैं। तो अपन डिस्कस कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। तो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है चमकहीन। धातु कैसी थी, चमकीली, ये कैसी है, चमकहीन, जिसको अपन बोलते हैं नॉन लस्टर्स। क्या बोल देते हैं, नॉन लस्टर्स। तो अधिकांश अधातुओं में चमक, अधिकांश अधातुओं में चमक नहीं होती। भंगुर, जिसको क्या बोलते हैं, ब्रिटल, लंगूर नहीं, भंगुर, भंगुर को अपन क्या बोलते हैं, ब्रिटल, मतलब पीटने पर क्या होती है, वो टूट जाती है, पीटने पर टूट। अधातु कैसी होती है, जब अपन उसको पीटते हैं तो वो टूट जाती है, और कोई जो चीज टूट जा रही है तो अपन उस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, भंगुर बोलेंगे, ब्रिटल बोलेंगे। अगला पॉइंट, तन्य नहीं होती। तन्य नहीं होने का मतलब इनके तार नहीं बनाए जा सकते, मतलब ये डक्टिलिटी शो नहीं करती है, तन्यता शो नहीं करती है, इनको खींच के अपन तार नहीं बना सकते, जबकि धातुओं को खींच के तार बना सकते हैं। अगला, आघात वर्धीय नहीं होते, ये आघात वर्धीय नहीं होते हैं, ठीक है। चादरों में नहीं बदली जा सकती, इनको अपन खींच के मेलिएबल नहीं होते, इनको अपन खींच के चादर, इनको अपन पीट पीट के चादर नहीं बना सकते, ठीक है, शीट वगैरह में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो चादरों में नहीं बदली जा सकती, अर्थात आघात वर्धीय नहीं होती है। पांचवा, ऊष्मा विद्युत की कुचालक। अधिकांश अधातुएं ऊष्मा विद्युत की क्या होती है, कुचालक। इसके भी अपवाद है जो अपन पढ़ने वाले हैं। ऊष्मा एवं विद्युत की क्या होती है, कुचालक। अधिकांश अधातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती है। अगला छठा पॉइंट, ध्वनिक नहीं होती है, ये ध्वनिक नहीं होती है, मतलब सोनोरस नहीं होती है, मतलब रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। रिंगिंग साउंड मतलब जब अपन इनको पीटते हैं तो यहाँ पे घंटी जैसी आवाज उत्पन्न नहीं होती, धातु में घंटी जैसी आवाज उत्पन्न होती है। तो ये चोट करने पर घंटी जैसी आवाज नहीं करती है। तो ये सारे अपने क्या पॉइंट थे, अधातुओं के भौतिक गुण। सुनना ध्यान से, चमकहीन होते हैं, भंगुर होते हैं, पीटने में टूट जाते हैं, तन्य नहीं होते, आघात वर्धीय भी नहीं होते हैं, ऊष्मा और विद्युत की कुचालक, और ध्वनिक नहीं होती। अब अपन बात करते हैं अपवाद की। जैसे अपन ने धातु के अपवाद पढ़े, अब अपन किसके अपवाद पढ़ रहे हैं, अधातुओं के। तो अधातुओं के महत्वपूर्ण अपवाद, जिसमें नंबर 1 ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का अपरूप है। पहली बात तो ग्रेफाइट क्या है, कार्बन का अपरूप। एक ही तत्व के भिन्न भिन्न रूप, क्या बोला मैंने, एक ही तत्व के भिन्न भिन्न रूप अपरूप कहलाते। तो ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप है ना, अपरूप या अपरूप, जो कि विद्युत का अच्छा
चालक। अभी अपन ने पढ़ा अधातु में तो विद्युत की कुचालक होती है, पर ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी, सुनना ध्यान से, ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी ऊष्मा का क्या है या विद्युत का क्या है, चालक है, विद्युत का चालक है। ठीक है, विद्युत का, ग्रेफाइट विद्युत का चालक है। आगे बात करते हैं हीरा, जो कि डायमंड सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। कोई बोले ना सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है, तो अपन आंसर क्या देंगे, हीरा। हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। अगला, आयोडीन कैसी अधातु है, चमकीला अधातु है। आयोडीन चमकीला अधातु है। अभी अभी अपन ने ऊपर पढ़ा अधातुएं चमकीली नहीं होती है, पर आयोडीन अधातु होते हुए भी कैसा है, तो ये क्या हो गया इसका अपवाद। ठीक है, तो 3 अपवाद अपने को ध्यान रखने हैं, ग्रेफाइट विद्युत का अच्छा, हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, और आयोडीन चमकीला अधातु है। डन बात। अब अपन कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जो परीक्षा के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 लाइन के क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में। नंबर 1 क्वेश्चन, आगत वर्धीयता क्या है। ठीक है, आगत वर्धीयता क्या है, तो बहुत सिंपल परिभाषा, धातुओं को पीटकर पतली चादरों में बदलने का गुण क्या कहलाता है, आगत वर्धीयता कहलाता है। अगला, तन्यता क्या है, धातुओं के तार बनाने के गुण को अपन क्या बोल देते हैं, धातुओं को खींच के तार बनाने के गुण को तन्यता, उनको पीट पीट के चादर बनाने के गुण को आगत वर्धीयता। थर्ड, कमरे के तापमान पर द्रव धातु कौन सी है, पारा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मरकरी। मर्क्यूरी नहीं बोलना है, मरकरी। ठीक है, मरकरी या मर्क्यूरी, स्पेलिंग याद रखने के लिए आप बोल सकते हैं मर्क्यूरी। ठीक है, मर्क्यूरी। ठीक है, सिंबल क्या होता है इसका, Hg। सिंबल क्या होता है इसका, Hg। ठीक है, ध्यान में रखना इसका सिंबल Hg। विद्युत का चालक अधातु कौन है, अभी अभी ऊपर पढ़ा अपन ने, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत का चालक है। इन्होंने पूछा ना विद्युत का चालक और कौन, अधातु, तो आंसर क्या गया, ग्रेफाइट। बहुत बढ़िया। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा, जिसको क्या अपन बोलते हैं, डायमंड। ठीक है, अब जो अभी अपन ने पढ़ा उसका क्विक रिवीजन करते हैं वीआरयू सर के साथ में। तो सबसे पहला धातु एक ऐसी होती है, चमकीली होती है, तन्य होती है, आगतवर्धी होती है, चालक होती है, ध्वनिक होती है। चमकीली मतलब उनमें जो होती है लशर होती है, तन्य डक्टाइल, आगतवर्धी है मतलब मेलिएबल, चालक मतलब गुड कंडक्टर है वो, और ध्वनिक मतलब सोनोरस होती है। अधातु भंगुर होती है मतलब पीटने पे टूट जाती है। कुचालक विद्युत अपने अंदर से विद्युत को प्रवाहित नहीं होने देती। ध्वनिक नहीं मतलब अपने रिंगिंग साउंड भी प्रोड्यूस नहीं करती, ध्वनि उत्पन्न नहीं करती। पारा कैसी धातु है, पारा द्रव धातु है। पारे को और अपन क्या बोलते हैं, अभी देखा अपन ने, मरकरी। सिंबल क्या होता है, Hg। क्या बात है मेरे बच्चों। आगे, ग्रेफाइट कैसी धातु, चालक अधातु। वैसे अधातुएं कुचालक होती है, पर ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी चालक होती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी कैसी है, चालक है। और हीरा क्या है, सबसे कठोर पदार्थ। ठीक है, तो साइंस आचार्य वीआरयू सर एक ही बात आपको बोलते हैं, सही दिशा में अगर मेहनत करोगे तो आपको 100% सफलता मिलेगी। यहाँ पे सही दिशा में मेहनत करने का मतलब है, अगर आप फोन को यूज में अच्छे से लेते हो, अगर आप अच्छे वीडियोस देखते हो, अपनी नॉलेज को इंप्रूव करते हो, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको आपके घर वालों ने फोन दिया है पढ़ाई के लिए और आप उनके सोने के बाद उसमें गेम खेल रहे हो, या इंस्टाग्राम पे फालतू रीलें देख रहे हो, यूट्यूब पे फालतू के शॉर्ट देख रहे हो, तो आपका कुछ नहीं होने वाला, तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है, मेरी बात सुन लो बच्चों ध्यान से, आपको मेहनत सही दिशा में करनी है। कई बार बच्चे मेहनत तो करते पर उनकी दिशा बहुत गलत होती है। अब वो गलत दिशा आपको अच्छे से पता है, नहीं पता तो एक दिन बोल देना मेरे को, जिस टॉपिक पे आपको डाउट है उस टॉपिक पे वीडियो बना के बता दूंगा कि जो आपको दिशा अगर ऐसा लग रहा है सही है या गलत है, तो एक बार बताना, मैं आपको डिस्कस कर दूंगा कि आप किस दिशा में जा रहे हो। तो अगर आप सही दिशा में मेहनत करते हो तो आपको सफलता 100% मिलेगी। अब अपन डिस्कस करने वाले धातुओं या अधातुओं के रासायनिक गुण। उसके पहले आपको ये टॉपिक कमेंट करके मेरे को बताना है कि ये बात समझ आई या नहीं आई। एक और बात, अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो कर लो, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। अगर वहाँ पे नहीं मिलती है तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर सेव करो, 8302898893। इन नंबर पे आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। इन नंबर पे आप मेरे को मैसेज करो कि सर हमको व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप पे ऐड कर लो, तो मैं आपको ऐड कर दूंगा। और ये अगर आपको नोट्स और पीपीटी आपको चाहिए तब भी आप ये कहाँ मिलेगी, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करोगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। अगर वहां से आपको नहीं हो रहा है तो इस नंबर पर मेरे को मैसेज करो कि सर नोट्स की PDF या PPT हमको शेयर कर दो, तो मैं आपको वहाँ पे शेयर कर दूंगा। मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो कॉमेंट में मेरे को बताओ अभी तक की बात समझ आई या नहीं आई, तब अपन आगे चलते हैं। 2 मिनट का समय आपके पास, पानी वानी पी लो।
हाँ तो बच्चों, आपको बातें समझ आ गई होगी। कमेंट में आप अपने प्रेजेंट लगा सकते हो, कौन कौन बच्चा कहाँ से देख रहा है, अपना नाम लिख सकते हो, अपने स्कूल का नाम लिख सकते हो, अपनी क्लास का नाम लिख सकते हो, थंब दिखा सकते हो। ठीक है, जो भी आपको मैसेज करना है कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो कि आपको कैसे क्या चीज़ें समझ आ रही, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। प्रॉब्लम हो तब भी बता सकते हो, बातें समझ आ रही तब भी बता सकते हो। ठीक है बच्चों, अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक, धातु एवं अधातुओं के रासायनिक गुण। अब अपन स्टार्ट क्या करने वाले हैं, धातु एवं अधातुओं के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। अभी अपन ने पहले क्या पढ़ा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। अब अपन क्या पढ़ने वाले हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, मतलब धातु एवं अधातुओं के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण का मतलब वो रासायनिक अभिक्रिया कैसे करते हैं, कैसे अभिक्रियाओं में वो अपने आप को प्रदर्शित करते हैं और कौन कौन सी अभिक्रियाएं वो प्रदर्शित करते हैं। तो वन बाय वन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। अपन धातु की अभिक्रिया किसके साथ करवा रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ करवा रहे हैं। तो देखो सुनना, धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, धातु ऑक्साइड। मतलब ऑक्सीजन और धातु आपस में अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं। बहुत ही शानदार सा एग्जांपल, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। देखो सुनना, मैग्नीशियम की अभिक्रिया किससे करवाई, ऑक्सीजन से, तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। इसको बैलेंस कर सकते हैं अपन, ऑक्सीजन इधर कितने 2, तो इसके आगे क्या लगा देंगे 2, इधर मैग्नीशियम कितने 2, तो इसके आगे लगा दिया 2, 2Mg + O2 gives 2MgO। बैलेंसिंग मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में सिखाई थी, वहां पे एक पार्ट बनाया था मैंने। जब आप प्लेलिस्ट देखोगे तो वहां पे एक लेक्चर में मैंने कम से कम 15 से 18 एग्जांपल आपको कवर करवाए थे। यहाँ पे मैंने 15-18 एग्जांपल में आपको बैलेंसिंग करवाई थी। तो बैलेंसिंग के आप क्वेश्चन वहां से कर सकते हो। 2Mg + O2 gives 2MgO, इधर कितने Mg 2, इधर भी कितने Mg 2, इधर ऑक्सीजन कितने 2। देखो 1 MgO में 1 ऑक्सीजन, तो 2 MgO में 2 ऑक्सीजन, दोनों तरफ ऑक्सीजन के नंबर भी 2, मैग्नीशियम के नंबर भी 2। मतलब ये रिएक्शन अपनी कैसी है, बैलेंस है। 2Mg + O2 gives 2MgO। अब एक इंपॉर्टेंट बात, धातु ऑक्साइड सामान्यतः किस प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। इंपॉर्टेंट बात, धातु ऑक्साइड सामान्यतः किस प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। मतलब कि इनकी pH 7 से क्या आएगी, ज्यादा आएगी, क्योंकि क्षारों की pH 7 से ज्यादा होती है। एक और बात, ये लाल लिटमस को क्या कर देंगे, नीला। याद है बच्चों शालिनी, अरे शालिनी को भूल गए या याद है, याद है शालिनी, क्षार लाल लिटमस को क्या कर देती है, नीला। तो क्षार जो होते हैं लाल लिटमस को क्या कर देते हैं, नीला। तो आप लोगों को समझ आ रही होगी बात, जो अपन ने चैप्टर 2 में पढ़ा वो अपने 3rd के अंदर कनेक्ट हो रहा है। एक और बात, रासायनिक अभिक्रिया कहाँ पढ़ी थी अपन ने, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ी थी, वो यहाँ पे काम आ रही है। इसका मतलब पूरी केमिस्ट्री क्या है, एक है। पूरी केमिस्ट्री क्या है बच्चों, एक है। हर चैप्टर दूसरे से कनेक्टेड है, बस आपको कनेक्ट करना आना चाहिए। अगर आपको चीजें कनेक्ट करना आता है, डॉट से डॉट कनेक्ट करना आता है, पीछे की बातें यहाँ पे ऐड कर पा रहे हो, इसका मतलब आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं। समझ आ रही है मेरी बात, इसलिए आप लोगों को बोल रहा हूँ। अगर आपने अभी तक चैप्टर नंबर 1 और 2 नहीं देखा है तो इसी यूट्यूब चैनल पे, प्यारे यूट्यूब चैनल पे, आपके साइंस आचार्य हिंदी मीडियम पे मैंने चैप्टर नंबर 1 और 2 की प्लेलिस्ट बना रखी है। जल्दी से जाओ चैप्टर देख के आओ, ठीक है। आगे चलते हैं। तो देखो, धातु ऑक्साइड सामान्यतः किस प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। अब बात करते हैं अपन उभयधर्मी ऑक्साइड। किसकी बात कर रहे हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। देखो मैंने आपको यहाँ पे बोला धातु ऑक्साइड सामान्यतः, क्या बोला मैंने, धातु ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय प्रकृति के होते हैं। मतलब जनरली ऐसा होता है, पर हमेशा ऐसा नहीं होगा। सुनना बात ध्यान से, जनरली ऐसा होता है पर हमेशा ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पे एक वर्ड आया उभयधर्मी ऑक्साइड, तो देखो 2-3-4 बातें बता देता हूँ। एक होते हैं अम्लीय, एक होते हैं क्षारीय, एक होते हैं उदासीन और एक होते हैं उभयधर्मी। ये चारों शब्द आप लोगों को समझ आने चाहिए। अम्लीय, क्षारीय, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, उभयधर्मी। अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, उभयधर्मी। अम्लीय पदार्थ किससे क्रिया करेंगे, क्षार से। क्षारीय पदार्थ किससे क्रिया करेंगे, अम्ल से। तो अम्ल जो कौन, जो क्षार से क्रिया करे, क्षारीय कौन, जो अम्ल से क्रिया करे। अब उदासीन कौन होते हैं, जो अम्ल तथा क्षार दोनों से क्रिया, उदासीन कौन, जो अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया नहीं करते। उभयधर्मी पे आओ। उभयधर्मी जिसको कि बोलते हैं एम्फोटेरिक, क्या बोल देते हैं, एम्फोटेरिक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना। उभयधर्मी इंपॉर्टेंट टर्म है। अब उभयधर्मी क्या होते हैं, तो देखो मैं इसको बोलूंगा, ये होते हैं दोगले। उभयधर्मी कैसे होते हैं, दोगले होते हैं। कैसे दोगले, तो देखो सुनो, कुछ लोग नहीं होते जैसे कि अपन जैसे कुछ इंसान ऐसे भी अपने को देखने को मिलते हैं कई बार, जो जब अपन उनके सामने होते हैं तो अपनी बड़ाई करते हैं, दूसरे की बुराई करते हैं, और जब दूसरे उनके सामने होते हैं तो उनकी अच्छाई करते हैं और हमारी बुराई करने लग जाते हैं। तो ऐसे लोग उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं, बिन पहनने के हो, इधर उधर कहीं भी लुढ़क जाते हैं वो। तो कैसे, तो सुनो, उभयधर्मी जो होता है
इसके सामने जब अम्ल आता है ना तो कहता है कि अरे आजा आजा अम्ल, मैं तो क्षार हूँ। इसके सामने क्षार आता है तो कहता है आजा आजा क्षार, क्रिया करते हैं मैं तो अम्ल हूँ। मतलब जो अम्ल तथा क्षार दोनों से क्रिया करते हैं क्या कहलाते हैं? उभयधर्मी कहलाते हैं। तो आपको बात समझ आ रही होगी, उभयधर्मी सामने वाले को देख के अपना नेचर डिसाइड करते हैं। अगर उनके सामने अम्ल आता है तो क्षार की तरह व्यवहार करते हैं, क्षार आता है तो अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं। तो उभयधर्मी ऑक्साइड कैसे होते हैं? वह देखो लिख भी रखा है, ये अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया, ये अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है Al2O3, ठीक है। एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड होता है Al2O3 एक प्रकार का कैसा ऑक्साइड है? उभयधर्मी ऑक्साइड है। ऐसे जिंक ऑक्साइड ZnO, ये भी कैसा है? उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो Al2O3 और ZnO, Al2O3 एंड ZnO बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आता है Al2O3 और ZnO कैसे ऑक्साइड है? उभयधर्मी ऑक्साइड है। बहुत बढ़िया। ये अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं। आगे अपन बात करते हैं अधातु ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि देखो अपन केमिकल प्रॉपर्टी देख रहे हैं। ऑक्सीजन के साथ धातु और अधातु कैसे क्रिया करेंगे? तो धातु ने क्रिया करके क्या बनाया? अधातु क्रिया करके क्या बनाएगा? अधातु का ऑक्साइड। अधातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा? अधातु का ऑक्साइड बनाएगा। बात करते हैं कार्बन मेरी क्या है? अधातु। सल्फर क्या है? अधातु। तो कार्बन ने ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। सल्फर ने ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाया? सल्फर डाइऑक्साइड SO2। तो सी कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ने ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड। इसका मतलब अधातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बना लेते हैं? अधातु का ऑक्साइड बनाते हैं। धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं? धातु का ऑक्साइड बनाते हैं। तो ये CO2 और SO2 कैसे ऑक्साइड है? अधातु ऑक्साइड है। अधातु ऑक्साइड सामान्यतः किस प्रकृति के होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अब एक बात आपको टेक्निक बताता हूँ छोटी सी, याद रखने का तरीका। एक अधातु ऑक्साइड और एक अपना धातु ऑक्साइड। सुनना बच्चों ध्यान से मेरी बात, बच्चों ध्यान से मेरी बात सुनना। कहीं भी इधर उधर ध्यान भटका तो कॉन्सेप्ट खत्म है। फिर इधर पूरा फोकस रखना, आपको सुनना है कुछ देर, सिर्फ मेरे को देखना भी है, सिर्फ मेरे को पूरा फोकस आपका मेरे पे और इस बोर्ड पे होना चाहिए और कहीं नहीं होना चाहिए। अधातु में कौन सा वर्ड आ रहा है? आ रहा है, मतलब ऐसे याद रख लेना, अम्लीय। अधातु ऑक्साइड सामान्यतः किस प्रकृति के होते हैं? अम्लीय। तो धातु ऑक्साइड किस प्रकृति के हो जाएंगे? क्षारीय प्रकृति के। बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो देखो ये तरीका है छोटा सा। अधातु किस प्रकृति के? अम्लीय प्रकृति के। धातु ऑक्साइड किस प्रकृति के? क्षारीय प्रकृति के। डन है बात बच्चों। अधातु ऑक्साइड सामान्यतः अम्लीय प्रकृति के होते हैं, जबकि धातु ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो कोई मेरे को बता सकता है CO2 और SO2 ये कैसे ऑक्साइड होंगे, अम्लीय या क्षारीय? तो कमेंट करके बताना, जल्दी से कमेंट करके मेरे को बताओ कि CO2 और SO2 किस प्रकृति के, अम्लीय प्रकृति के या क्षारीय प्रकृति के। कमेंट करके जल्दी से आंसर दो। CO2 और SO2 किस प्रकृति के, अम्लीय प्रकृति के या क्षारीय प्रकृति के। ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं अधातु ऑक्साइड सामान्यतः किस प्रकृति के होते हैं? अम्लीय प्रकृति के। एग्जांपल CO2, SO2, SO3। कार्बन का ऑक्साइड, ये सल्फर का ऑक्साइड, ये भी सल्फर का ऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये सल्फर डाइऑक्साइड, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड। देखो ऑक्सीजन कितने? तो डाइऑक्साइड। इधर भी ऑक्सीजन कितने? तो डाइऑक्साइड। इधर ऑक्सीजन कितने? तो ट्राइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। खत्म बात। और ये तीनों किस प्रकृति के होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। एसिडिक जो है वो प्रॉपर्टी शो करते हैं, एसिडिक नेचर शो करते हैं। अब बात करते हैं अपन किसके साथ अभिक्रिया? जल के साथ अभिक्रिया। कि धातु और अधातु जल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं? तो सुनना, धातुएं जल से अभिक्रिया करती है। धातुएं जल से अभिक्रिया करती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जल के साथ अभिक्रिया। धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है। पहले अपन एग्जांपल ले रहे हैं सोडियम का। सोडियम जो है वो जल के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब क्षार बना रहा है और साथ में कौन सी गैस निकाल रहा है? हाइड्रोजन। तो देखो सोडियम ने वाटर से रिएक्शन की और क्या बनाया? NaOH बनाया और साथ में कौन सी गैस निकाली? हाइड्रोजन गैस निकाली। क्या इसको अपन बैलेंस कर सकते हैं? कर सकते हैं। देखो चेक करते हैं, इधर हाइड्रोजन कितने? 2, इधर 2 और 1 3 हो रहे हैं। तो इसको बैलेंस करें तो क्या करें? इसके आगे 2 लगा दें। तो ऑक्सीजन कितने हो गए? 2, तो इधर भी 2 लगा देते हैं। ठीक है। सोडियम के आगे 2 लगा देते हैं। अब देखो हाइड्रोजन कितने? 2 × 2 4। इधर हाइड्रोजन देखो 2 इधर और 2 इधर। सोडियम कितने? 2। इधर भी सोडियम कितने? 2। इधर देखो ऑक्सीजन कितने? 1 वाटर में 1 ऑक्सीजन, तो 2 वाटर में 2 ऑक्सीजन। इधर चेक करो, 1 NaOH में 1 ऑक्सीजन, तो 2 NaOH में 2 ऑक्सीजन। इधर आओ, 2 2 4 हाइड्रोजन, इधर 4 हाइड्रोजन। इधर देखो 2 हाइड्रोजन तो इधर रहे,
और 1 NH में 1 हाइड्रोजन, तो 2 NH में 2 हाइड्रोजन, 2 2 4। तो ये अपने क्या हो गए, दोनों तरफ हाइड्रोजन सब बैलेंस हो गए। तो 2Na प्लस 2H2 गिव्स 2NaOH प्लस H2। इसका मतलब जो अपने धातुएं होती है वो जल के साथ क्रिया करके क्या बनाती है, वो क्षार बनाती है और साथ में कौन सी गैस निकालती है, हाइड्रोजन गैस निकालती है। मतलब कि जो अपनी धातुएं हैं वो जल से क्रिया करके क्षार बनाती है और हाइड्रोजन गैस निकालती है। अगला एग्जांपल कैल्शियम। कैल्शियम की अभिक्रिया अपन ने किससे करवा दी, वाटर से करवा दी। कैल्शियम जल की उपस्थिति में कौन सा क्षार बनाएगी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या बना लेगी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में कौन सी गैस निकालेगी, हाइड्रोजन गैस निकालेगी। तो धातुएं जल से अभिक्रिया करती है, सोडियम बनाएगा NaOH और हाइड्रोजन, कैल्शियम बनाएगा जल के साथ में CaOH होल ट्वाइस और हाइड्रोजन। बैलेंसिंग वगैरह आप चेक कर लेना, बैलेंसिंग वाली चीज मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में सिखाई थी, वहां पे जाके आप देख सकते हो। आगे मैग्नीशियम किससे क्रिया करता है, गर्म जल से अभिक्रिया करता है। मैग्नीशियम किससे क्रिया करेगा, मैग्नीशियम गर्म जल से अभिक्रिया करता है। लोहा जो होता है वो किससे अभिक्रिया करता है, भाप से, स्टीम से अभिक्रिया करता है। इसके पीछे की कहानी भी ऐसे समझो कि सोडियम, ये जो सोडियम वगैरह है, कैल्शियम वगैरह, इनकी क्रियाशीलता ज्यादा होती है, अतः जल से आसानी से अभिक्रिया करते हैं। जो अब जैसे जैसे अपन नीचे जाते जाते अपन क्रियाशीलता श्रेणी पढ़ेंगे। अभी बता देता हूं, कमल नमन का मांगे, अलीजान फिर से निकले, अलीजान फिर से निकले, सुने प्रभु हमारी, कौन है आगे पृथ्वी की ओर, PTAU। ठीक है, अब जब वो ऊपर से नीचे जाते तो क्रियाशीलता क्या होती है, क्रियाशीलता कम होने लग जाती है। सबसे ज्यादा क्रियाशीलता पोटेशियम की उससे कम, सोडियम की उससे कम, कैल्शियम की उससे कम, मैग्नीशियम की उससे कम, एल्यूमिनियम की उससे कम, जिंक की उससे कम, आयरन उससे कम, निकल उससे कम, एसएन टिन उससे कम, लेड उससे कम, हाइड्रोजन उससे कम, कॉपर उससे कम, मरकरी उससे कम, सिल्वर उससे कम, प्लेटिनम और सबसे कम गोल्ड। ठीक है, तो ये अपन ऊपर से जाते तो क्रियाशीलता कम होती है। इसका मतलब ये जो ऊपर है ना सोडियम कैल्शियम, इनकी क्रियाशीलता बहुत ज्यादा है, तो ये जल के साथ आसानी से अभिक्रिया करती है। अब मैग्नीशियम देखो, मैग्नीशियम थोड़ा नीचे आ गया, तो ये किससे अभिक्रिया करती है, गर्म जल से अभिक्रिया करती है। अब लोहा, लोहा और नीचे आ रहा है, तो किससे अभिक्रिया करेगा, भाप से, स्टीम से अभिक्रिया करेगा, भाप अथवा स्टीम से अभिक्रिया करता है। तो आयरन की अभिक्रिया अपन ने किससे करवाई, वाटर से करवाई, तो क्या बना Fe3O4 और साथ में हाइड्रोजन। देखो आयरन की रिएक्शन अपन ने किससे करवाई, वाटर से करवाई, तो आयरन का ऑक्साइड क्या बना, Fe3O4। और अपने को पता है धातु जल के साथ क्रिया करके यहाँ पे इसने क्या बनाया, धातु ऑक्साइड बना लिया और साथ में क्या निकली, हाइड्रोजन गैस निकली। अब इसको बैलेंस करते हैं, सुनना ध्यान से। आयरन की वाटर से रिएक्शन हो रही है, Fe3O4 और हाइड्रोजन बन रहा है, चेक, इसको बैलेंस करेंगे तो इधर 3 Fe लगा दो। ठीक है, अब ऑक्सीजन इधर कितने, 4, तो यहाँ पे 4 लगा दूं एक तरह से। ठीक है, अब बैलेंस करते हैं तो 3 Fe 3 Fe, 4 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन, देखो 4 × 2 8, 4 × 2 8, इधर भी हाइड्रोजन 4 × 2 8, ये रिएक्शन 3 Fe 4 H2O गिव्स Fe3O4 और हाइड्रोजन। समझ आ रही है बात। तो अपने को ध्यान रखना है, धातुएं जल से अभिक्रिया करती है, सोडियम और कैल्शियम क्या बनाएगी, NaOH बनाएगी, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगी। ठीक है, NaOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब इसने बनाया क्षार और हाइड्रोजन गैस निकाली। मैग्नीशियम गर्म जल से अभिक्रिया, मैग्नीशियम किससे अभिक्रिया करता है, गर्म जल से। और लोहा किससे अभिक्रिया करता है, भाप से अभिक्रिया। सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है, लोहा किससे भाप से कौन अभिक्रिया करता है, लोहा, या लोहा किससे अभिक्रिया करेगा, भाप से अभिक्रिया करेगा, स्टीम से अभिक्रिया करेगा। तो अपन ने आयरन की रिएक्शन वाटर से करवाई, तो बना Fe3O4 और साथ में हाइड्रोजन। अब आगे सुनो, तांबा जिसको कि अपन बोलते हैं कॉपर, तांबा जिसको कि अपन क्या बोलते हैं, कॉपर, कॉपर हो गया, चांदी मतलब अपनी Ag हो गई, ठीक है, और सोना अपना Au। तो ये कॉपर, ठीक है, जो मतलब तांबा, चांदी और सोना जल से अभिक्रिया, ध्यान रखने वाली बात है, तांबा, चांदी और सोना Cu, Ag और Au ये जल से अभिक्रिया नहीं करते। वापस से रिवाइज करवाता हूं, सोडियम और कैल्शियम क्या बनाते हैं, क्षार बनाते हैं और साथ में हाइड्रोजन निकालते हैं। मैग्नीशियम किससे अभिक्रिया करता है, गर्म जल से। लोहा किससे अभिक्रिया करता है, भाप से, ये बनाता है इसका Fe3O4 ऑक्साइड और साथ में क्या निकालता है, हाइड्रोजन गैस। तांबा, चांदी, सोना जल से अभिक्रिया नहीं करता। आगे आते हैं अधातुएं। अधातुएं सामान्यतः जल से अभिक्रिया, अधातुएं सामान्यतः जल से अभिक्रिया नहीं करती है। आगे चलें, अगला पॉइंट अम्लों के साथ अभिक्रिया। अगला पॉइंट अम्लों के साथ अभिक्रिया। धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, तो देखो सिंपल बात, धातु अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाएगी, लवण और साथ में क्या निकालेगी, हाइड्रोजन गैस। धातु अम्लों के साथ क्रिया करके क्या बनाती है,
लवण बनाती है और साथ में क्या निकालती है, हाइड्रोजन गैस निकालती है। उदाहरण पे आते हैं, जिंक की अभिक्रिया अपन किससे करवा रहे हैं, H2SO4 के साथ में। जिंक की अभिक्रिया अपन किससे करवा रहे हैं, H2SO4। जिंक क्या है, धातु, H2SO4 क्या है, अम्ल। धातु अम्ल क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण, और साथ में कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। तो इधर बनेगा ZnSO4 लवण और साथ में कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अरे समझे क्या, तो जिंक ने H2SO4 के साथ अभिक्रिया बनाया जिंक सल्फेट ZnSO4 साथ में हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही धातु इस बार मैंने कौन ले ली, लोहा मतलब आयरन, उसकी अभिक्रिया कौन से अम्ल से करवा रहा हूँ, HCl से करवा रहा हूँ। तो क्या बनाऊंगा, लवण बनाऊंगा FeCl2 और साथ में निकालूंगा हाइड्रोजन गैस। महत्वपूर्ण तथ्य जो कि इंपॉर्टेंट है, धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। अब आते हैं अधातुओं पे। अधातुएं सामान्यतः अम्लों से अभिक्रिया, अधातुएं सामान्यतः अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती, अर्थात हाइड्रोजन गैस भी नहीं निकालेगी। अरे अभिक्रिया ही नहीं हो रही अम्ल से, तो हाइड्रोजन गैस कहां से निकलेगी। अगर मान लो अम्ल से अभिक्रिया होती, जैसे धातुओं की अम्लों से अभिक्रिया होती है, तो लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। यहाँ पे अधातुओं की अम्लों से कोई अभिक्रिया नहीं हो रही सामान्यतः, तो हाइड्रोजन गैस भी नहीं निकलेगी। अगले पॉइंट पे चलते हैं, क्षारों के साथ अभिक्रिया। अगला पॉइंट क्या है, क्षारों के साथ अभिक्रिया। तो कुछ धातुएं, कौन सी धातुएं, जिंक और एल्यूमिनियम। कुछ धातुएं कौन कौन सी, वेरी इंपॉर्टेंट, जिंक और एल्यूमिनियम, जिंक और एल्यूमिनियम, ये प्रबल क्षारों से अभिक्रिया किससे अभिक्रिया करती है, प्रबल क्षारों से। उदाहरण ले रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिंक की अभिक्रिया जब मैं NaOH से करवाता हूँ, NaOH मेरे पास एक प्रकार का प्रबल क्षार है, याद रखना, NaOH एक मेरा प्रबल क्षार है। तो मैं जब जिंक की अभिक्रिया किससे करवाता हूँ, NaOH से करवाता हूँ, तो क्या बनता है, ये देखो ये सॉल्ट इंपॉर्टेंट है, Na2ZnO2। क्या है ये, Na2ZnO2, जिसको क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट। क्या बोल देते हैं, Na2ZnO2, इसको अपन क्या बोल देते हैं, सोडियम जिंकेट। ठीक है, ये कब बनता है, जब हम सोडियम की अभिक्रिया किससे करवाते हैं, जब हम जिंक की अभिक्रिया किससे करवाते हैं, सोडियम NaOH से करवाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं। तो जब हम जिंक की अभिक्रिया NaOH से करवाते हैं, क्योंकि जिंक और एल्यूमिनियम प्रबल क्षारों के साथ अभिक्रिया करती है, जिंक और एल्यूमिनियम प्रबल क्षारों के साथ अभिक्रिया करती है। तो जिंक की जब हम अभिक्रिया किससे करवाते हैं, NaOH से, तो बनता है Na2ZnO2, जिसको क्या अपन बोलते हैं, सोडियम जिंकेट, और साथ में क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगला क्लोरीन के साथ अभिक्रिया। अगला क्या है, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया। तो धातुएं क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, धातु क्लोराइड बनाती है। धातुएं क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, धातु क्लोराइड बनाती है। जैसे मैंने क्या करा, सोडियम की क्लोरीन से अभिक्रिया करवाई तो क्या बना दिया, NaCl बना दिया। एल्यूमिनियम की क्लोरीन से अभिक्रिया करवाई तो क्या बना दिया, AlCl3। इस NaCl को बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, AlCl3 को बोलते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड। AlCl3 को क्या बोलते हैं बच्चों, एल्यूमिनियम क्लोराइड। NaCl को क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। मतलब कि धातुएं क्या करती है, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके धातु क्लोराइड बनाती है। यहाँ पे धातु क्लोराइड कौन, सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे धातु क्लोराइड कौन, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, आगे अधातुएं। अधातुएं भी क्लोरीन के साथ सहसंयोजी यौगिक बनाती है। अपन आगे जाके पढ़ेंगे, दो प्रकार के अपन यौगिक पढ़ने वाले। एक पढ़ेंगे अपन आयनिक यौगिक, ठीक है, जो कि आयनों से बनते हैं, ठीक है, धनायन और ऋणायन से। एक पढ़ेंगे सहसंयोजी, जो कि इलेक्ट्रॉन के साझे से बनते हैं। सहसंयोजी यौगिक किससे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन के साझे से बनते हैं। आयनिक यौगिक इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनते हैं। ये बनते हैं इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से, ये बनते हैं इलेक्ट्रॉन के साझे से। तो अधातुएं भी क्लोरीन के साथ सहसंयोजी बंध बनाती है। जैसे हाइड्रोजन की अभिक्रिया मैंने क्लोरीन के साथ करवा दी, तो क्या बना दिया मैंने, 2HCl बना दिया। H2 + Cl2 gives 2HCl, H2 + Cl2 gives 2HCl। अगला विस्थापन अभिक्रिया। अब आप लोगों को समझ आ रहा होगा, विस्थापन अभिक्रिया अपन ने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ी थी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहाँ पे अपन अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ रहे थे। जहाँ पे मैंने आपको पढ़ाई थी संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, उसके अलावा अपन ने कुछ अभिक्रिया ऊष्मा के आधार पर पढ़ी थी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। फिर अपन ने कुछ अवक्षेपण अभिक्रिया देखी थी अपन ने। ठीक है, सारी बातें अपन ने की थी, अपचयन उपचयन, वो सारी बातें। विस्थापन पे आते हैं। विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की सबसे इंपॉर्टेंट बात, अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक में से विस्थापित कर देता है, या उसके लवण में से विस्थापित कर देता है। कहने का मतलब अधिक अभिक्रियाशील कम अभिक्रियाशील को उसकी जगह से हटाता है और खुद उसकी जगह ले लेता है। सिंपल बात, यही लिखा है अपन ने, अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवण विलयन में से विस्थापित कर देती है। अब अभी अपन ने क्रियाशीलता श्रेणी देखी थी बच्चों, ये रही देखो।
अब यहाँ पे देखो जिंक और कॉपर, जिंक और कॉपर में किसकी क्रियाशीलता, ये रहा जिंक और ये रहा कॉपर। ऊपर से नीचे आते हैं जब अपन ये आ रहे हैं ऊपर से नीचे, जब अपन ऊपर से नीचे आते हैं तो क्रियाशीलता कम होती है। जिंक की क्रियाशीलता कॉपर से, जिंक की क्रियाशीलता कॉपर से, तो ये जिंक क्या करता है, CuSO4 में से Cu को हटा देता है और खुद उसकी जगह ले लेता है। समझ रहे हो, कॉपर किसी जमाने में किसके साथ था, आज कॉपर अकेला है, और जिंक किसी जमाने में अकेला था, आज SO4 के साथ है। इसके पीछे की कहानी सिंपल है, जिंक की क्रियाशीलता कॉपर से अधिक होती है, सिंपल बात। अब इस रिएक्शन को देख के अपन क्या ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, देखो यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन मतलब कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, जो कि किस कलर का होता है, नीले रंग का होता है। तो अवलोकन जब अपन ने किया तो सुनना, नीला CuSO4 विलयन क्या हो जाता है, इस अभिक्रिया को देख के अपन क्या बात लिख सकते हैं कि नीला कॉपर सल्फेट का विलयन क्या हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। क्यों, क्योंकि जिंक ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा दिया ZnSO4 के निर्माण के कारण, या कॉपर जो है वो सॉलिड अवस्था में चला जा रहा है, इसके कारण मतलब CuSO4 अब यहाँ पे नहीं बचा। CuSO4 था तब तक नीला रंग था, अब CuSO4 नहीं है तो नीला रंग धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, रंगीन हो जाएगा, मतलब गायब होने लग जाएगा। आगे तांबा कॉपर क्या होता है, अलग हो जाता है। तांबा कॉपर SO4 के साथ था, आज वो अकेला अलग हो चुका है। अरे अलग हो गया ना, पहले किसके साथ था, कॉपर SO4 के साथ था कॉपर, अब कॉपर अकेला है मतलब अलग हो गया। ये अवलोकन अपने सभी क्रिया से कर सकते हैं। अगला पॉइंट इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, अगला पॉइंट इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। जो बात मैंने आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग में बताई थी कि धातुओं का सपना होता है अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेके आना, धातुओं का सपना होता है अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लेके आना। धातुएं अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैसे लेके आती है, तो इलेक्ट्रॉन निकाल के, धातु अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज कैसे लेके आती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके। तो धातुएं इलेक्ट्रॉन, बहुत इंपॉर्टेंट बात, धातुएं इलेक्ट्रॉन त्यागती है, धातुएं अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालती है और क्या बनाती है, अरे क्या बनाती है, हाँ तो बच्चों शायद आपको आवाज़ आ रही होगी, जो पहले वाला माइक था डिस्चार्ज हो चुका है, ठीक है, इसलिए मैंने माइक चेंज किया अभी। तो अगर आपको बीच में कुछ पार्ट के अंदर आवाज़ नहीं आई हो तो थोड़ा सा उसको इग्नोर करना, क्योंकि माइक डिस्चार्ज हो गया था, थोड़ा ध्यान भी नहीं दिया मैंने, थोड़ी देर बाद ध्यान दिया तब मेरे को पता चला कि माइक डिस्चार्ज हो चुका है। अगर आपको आवाज़ नहीं आ रही थी, मान लो कुछ 2 3 4 5 मिनट की, तो उसको इग्नोर करना, वरना मैं अगले लेक्चर में फिर से उसको समझा दूंगा। एक बार मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ वापस से, देखो जल्दी से सुन लेना। विस्थापन अभिक्रिया की बात करते हैं तो अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु उसके लवण के विलयन में से विस्थापित कर देती है। जिंक और कॉपर में जिंक की क्रियाशीलता कॉपर से ज्यादा होती है, इसलिए जिंक कॉपर को उसके लवण से विस्थापित कर देता है। किसी जमाने में जो कॉपर SO4 के साथ था आज वो अकेला है, और जिंक जो अकेला था आज SO4 के साथ है। इसका मतलब कि जिंक ने कॉपर को उसके लवण से, ये कॉपर सल्फेट का लवण था, इस कॉपर सल्फेट में से जिंक ने कॉपर को निकाल दिया, उसकी जगह आ गया। मतलब यहाँ पे अधिक अभिक्रियाशील धातु जो कि जिंक है, उसने कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवण से विस्थापित कर दिया। यहाँ पे अवलोकन की बात करें तो ये जो कॉपर सल्फेट एक्वस है ना, यहाँ पे एक एक्वस लिख सकते हैं अपन। तो एक्वस कॉपर सल्फेट जो होता है ना, जलीय कॉपर सल्फेट, जलीय कॉपर सल्फेट किस कलर का होता है, ये नीले कलर का होता है। अब क्योंकि CuSO4 तो टूट जा रहा है, वो ZnSO4 में कन्वर्ट हो जा रहा है, इसका मतलब नीला रंग धीरे धीरे गायब हो जाएगा, नीला CuSO4 विलयन रंगहीन हो जाता है। आगे तांबा कॉपर, मतलब यहाँ पे कॉपर अलग हो जा रहा है, पहले कॉपर क्या था, जुड़ा हुआ था SO4 के साथ, आज कॉपर अलग अकेला है, मतलब वो क्या हो चुका है, अलग हो चुका है। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था कि जो धातुएं होती हैं उनको अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखना पसंद है, मतलब कि उनको अपना इलेक्ट्रॉन निकालना पसंद है, वो इलेक्ट्रॉन निकालती तभी तो पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इस रिएक्शन को अपन कैसे पढ़ेंगे, सोडियम जब सोडियम प्लस में जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन, सोडियम जब सोडियम प्लस में जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन निकालता है। और इलेक्ट्रॉन के निकालने की प्रक्रिया को अपन और किस नाम से जानते हैं,
तो क्या मैं बोल सकता हूँ धातुओं को अपना ऑक्सीकरण करवाना पसंद है। इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, धातुओं को अपना ऑक्सीकरण करवाना पसंद है, धातुओं को अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखना पसंद है, धातुओं को अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलवाना पसंद है। ये बातें दिमाग में रखनी है, ठीक है। तो धातुएं इलेक्ट्रॉन त्यागती है और इलेक्ट्रॉन त्यागने से क्या बना देती है, धनायन बनाती है, और धनायन को अपन क्या बोल देते हैं, कैटायन। तो जब सोडियम प्लस में जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन निकालता है। धातु इसका उल्टा काम करती है, ये इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, ये कैटायन बनाती है तो ये एनायन बनाती है, ये धनायन बनाती है तो ये ऋणायन बनाती है, ये इलेक्ट्रॉन निकालती है तो ये इलेक्ट्रॉन लेती है, ठीक है। तो अपन इसको ऐसे पढ़ेंगे, क्लोरीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन लेके क्लोराइड ऋणायन में चेंज हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन लेने की प्रक्रिया को अपन क्या बोल देते हैं, अपचयन। क्या बोल देते हैं, अपचयन। मतलब कि धातु को अपना अपचयन करवाना पसंद है, इलेक्ट्रॉन लेना पसंद है, और अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लाना पसंद है। ये तीनों बातें मैं बोल सकता हूँ। धातुओं को इलेक्ट्रॉन लेना पसंद है, धातुओं को अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज रखना पसंद है, धातुओं को अपना अपचयन करवाना पसंद है। सिंपल बात, ठीक है। तो धातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है अर्थात ऋणायन बनाती है। उदाहरण Cl, क्लोरीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन लेके क्लोराइड आयन में चेंज हो जाता है। सिंपल बात, ठीक है। अब सबसे महत्वपूर्ण एनसीईआरटी के जो प्रश्न ओपन करने वाले हैं, धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, जल्दी बोलो। तो धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। आगे धातु ऑक्साइड की कैसी प्रकृति होती है, अम्लीय। मैंने याद करवाया था, ऐसे धातु और ऐसे अम्लीय। धातु अम्लीय तो धातु क्षारीय। अगला उभयधर्मी ऑक्साइड के दो उदाहरण, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, और जिंक ऑक्साइड ZnO, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। आगे धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करती है, तो धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। विस्थापन अभिक्रिया क्या है, अधिक अभिक्रियाशील धातु द्वारा कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवण विलयन से हटाना क्या कहलाता है, विस्थापन। विस्थापन का मतलब यही होता है किसी को विस्थापित करना। अधिक अभिक्रियाशील कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके लवण के विलयन में से विस्थापित कर देती है, ठीक है। अब रैपिड रिवीजन देखो, 1 मिनट में वीआरयू सर के साथ में इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट यहाँ पे आ रहे हैं। धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, क्योंकि धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड मतलब धातु ऑक्साइड बना रही है। धातु अम्लों के साथ क्रिया करके लवण बनाते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। धातु जल से क्रिया करके क्या बनाते हैं, धातु ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस। जिंक ऑक्साइड और Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3 एंड ZnO कैसे ऑक्साइड है, उभयधर्मी अर्थात अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करते हैं। जिंक कॉपर सल्फेट से क्रिया करता है तो ZnSO4 बनाता है और साथ में कॉपर निकालता है। कॉपर सल्फेट क्योंकि टूट के किस में, कॉपर में जा रहा है, CuSO4 जो SO4 के साथ, तब Cu अकेला हो जा रहा है। मतलब कि इस अभिक्रिया में विलयन का जो नीला रंग है धीरे धीरे रंगीन हो जाएगा, तब गायब हो जाएगा। धातु इलेक्ट्रॉन छोड़ती है, धातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। तो इस साइंस आचार्य भाई वीआरयू सर के साथ में अपन ने फिनिश किया एक टॉपिक। अम्ल अपने क्या क्या पढ़ा, सुनना ध्यान से। धातुओं के भौतिक गुणधर्म, धातुओं के भौतिक गुणधर्म, फिर अपने पढ़ा धातु एवं अधातु के रासायनिक गुणधर्म, जहां पे मैंने आपको क्रियाशीलता श्रेणी भी बता दी। इसकी अगली क्लास में अपन क्रियाशीलता श्रेणी को डिटेल में पढ़ेंगे। क्रियाशीलता श्रेणी क्या है, तो अभी क्रियाशीलता श्रेणी या क्रियाशीलता श्रेणी धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर जमाया गया है, जिसमें ऊपर आती है अधिक अभिक्रियाशील धातु, पर जैसे जैसे अपन नीचे आते जाते बीच में आती है मध्यम अभिक्रियाशील तत्व या धातु, और सबसे नीचे आते हैं सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व। ट्रिक बता देता हूं, कमल नमन का मांगे, अली जान फिर से निकले, सुने प्रभु हमारी, कौन है आगे पृथ्वी की ओर। तो कमल नमन का मांगे, अलीजान फिर से निकले, सुने प्रभु हमारी, कौन है आगे पृथ्वी की ओर। और ये यहाँ पे मैंने 3-4 एलिमेंट एनसीईआरटी से ज़्यादा लिए हैं, ताकि आपकी नॉलेज थोड़ी एनसीईआरटी थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि मेरे बच्चे बाकी जगहों से थोड़े स्मार्ट पढ़े और स्मार्ट बने। तो इसलिए अपन थोड़ी सी चीज़ें एक्स्ट्रा करेंगे, ज़्यादा नहीं। तो आप लोगों को ट्रिक समझ आ जानी चाहिए। अगली क्लास में ट्रिक अगर याद नहीं हुई है तो मैं याद करवाऊंगा। अब इस वीडियो लेक्चर में अगर कोई पार्ट, जैसे कि अभी माइक जो था वो ऑफ हो गया था, तो अगर मान लो पीछे का 10-15 मिनट का अगर वॉइस नहीं आ रही होगी तो मैं वापस से एक वीडियो बना दूंगा उस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। नीचे कमेंट जरूर करना, अपना नाम, आपकी स्कूल का नाम और कहाँ से आप वीडियो देख रहे हो जरूर बताना। आपके कमेंट से हमको काफ़ी कुछ हेल्प होगी। एक और बात, आपको कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा। किसी टॉपिक में डाउट तो नहीं है, डाउट है तब भी आप बता सकते हो, नहीं है तब भी बता सकते हो। अगर किसी ने टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वरना मेरे व्हाट्सएप नंबर जो कि मैंने इस वीडियो में आपको शेयर किए थे वहाँ से मिल जाएंगे। अगली क्लास में अपन इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। अगली क्लास में जब भी आओ तो सारी बातें पढ़ के आनी है और PDF के लिए मेरे से कॉन्टैक्ट करना। ओके बच्चों, बाय।